और दोस्तों, आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे एक ऐसी घटना को जिसमें एक भयानक विश्वासघात है, शून्य से शिखर तक एक विशाल साम्राज्य के बनने का सफर है, और अंत में एक ऐसा गहरा नैतिक संकट है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। द बिल्डर्स डिलेमा। जरा इस एक लाइन को सुनिए। पगली, ये पसीना नहीं है, ये हमारी आने वाली खुशियों की नींव है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक मजदूर जो पसीने से पूरी तरह लथपथ है, बुरी तरह थका हुआ है, वो अपनी रोती हुई पत्नी को दिलासा दे रहा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान के अटूट संकल्प और हौसले को दिखाता है जो भयानक गरीबी के बीच भी भविष्य के खूबसूरत सपने को टूटने नहीं दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत को समझते हैं, प्यार और संघर्ष। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ है सानवी, जो एक बहुत ही अमीर घराने से आती हैं। उनकी दुनिया में बड़ी गाड़ियां हैं, शानदार हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और एक ऐसी लाइफ है जहां पूरी सिक्योरिटी है। और दूसरी तरफ है विक्रम, महज 23 साल का एक जूनियर मैनेजर, जिस पर काम का भारी दबाव है, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई की कोई मिसाल नहीं है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि सानवी के पिता की लाख चेतावनियों के बावजूद कि भाई शादी हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए, इन दोनों के बीच ऑफिस की छोटी छोटी मुलाकातों से एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन बगावत की कीमत चुकानी पड़ती है, और चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले ही दिन दोनों घर से भागते हैं और एक तूफानी बारिश वाली रात में शादी कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर सानवी के रसूखदार पिता अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। विक्रम की नौकरी छिन जाती है और उन्हें इंद्रप्रस्थ की झुग्गियों में शिफ्ट होना पड़ता है। 1 साल बीतते बीतते नौबत ये आ जाती है कि विक्रम को अपनी डिग्रियां किनारे रखकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मजदूरी करनी पड़ती है। और फिर दूसरे साल में उनके घर जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। खुशियां तो बहुत आई, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी झोपड़ी जिसकी छत टपकती हो, वहां आर्थिक बोझ अचानक से दुगना हो गया। जैसे जैसे गरीबी अपनी पकड़ मजबूत करती है, परिवार अंदर से टूटने लगता है, और यहां से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है, धोखा और खालीपन। इस धोखे को पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी में मौजूद 2 आर्यन के बीच का फर्क समझना होगा। पहला है बेटा आर्यन, विक्रम और सानवी का मासूम बच्चा। ये वो बच्चा है जो विक्रम के दिन रात के संघर्ष की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और दूसरा है उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा, एक बहुत ही अमीर और चालाक टेक्सटाइल टाइकून है जो सानवी की मजबूरी और उसकी उस गरीबी की थकान का फायदा उठाता है और उसे विलासिता के झूठे वादे देकर अपने जाल में फंसा लेता है। और फिर वो रात आती है जिसने विक्रम की दुनिया उजाड़ दी। विक्रम लगातार 2 शिफ्ट की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद जब थका हारा घर लौटता है तो उसे मेज पर एक खत मिलता है। उस खत में जो लिखा था वो दिल चीर देने वाला था। मैं हार गई हूं, आर्यन मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। सोचिए उस पल को। दरवाजा आधा खुला है, एक खाली घर का भयानक सन्नाटा है और 2 छोटे अकेले छोड़ दिए गए मासूम बच्चे रो रहे हैं। लेकिन यहां सबसे अहम बात क्या है पता है? विक्रम वहां टूट कर रोया नहीं। इस भयानक धोखे ने विक्रम के अंदर एक ऐसी खामोश, ऐसी अटूट जिद पैदा कर दी जिसने उसे ये तय करने पर मजबूर कर दिया कि अब वो अपने बेटों के लिए एक ऐसा जीवन बनाएगा जिस पर उन्हें हमेशा गर्व होगा। अपने उस गहरे दुख को अपनी ताकत बनाते हुए विक्रम का सफर एक नई दिशा में मुड़ता है। चलिए देखते हैं पसीने से सफलता तक का ये सफर। ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहला कदम, रात में जब दोनों बच्चे सो जाते तो विक्रम पुराने इंजीनियरिंग के नक्शों की पढ़ाई करता। दूसरा कदम, एक दिन जब मेन मिस्त्री बीमार पड़ा तो उसने खुद आगे बढ़कर एक बिल्कुल सीधी बेदाग दीवार खड़ी कर दी। तीसरा कदम, उसकी इस कारीगरी ने बिल्डिंग के मालिक को इतना इम्प्रेस किया कि उसे अपना पहला छोटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और फिर चौथा कदम, अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथी मजदूरों के साथ मिलकर उसने विक्रम एंड सन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया। एक मजदूर से मालिक बनने की ये शुरुआत थी। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ मुनाफे से नहीं बनता। विक्रम के साम्राज्य की नींव कुछ खास उसूलों पर टिकी थी। उसने हमेशा टॉप क्वालिटी और पूरी ईमानदारी वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जोर दिया। उसने आम लोगों के लिए सस्ते और मजबूत घर बनाए, और सबसे कमाल की बात, वो आज भी अपने मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर लंच करता था। और इतने पैसे आने के बाद भी वो अपने बेटों को एक पुरानी जंग लगी साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता था।
यही चीजें उसे एक आम बिल्डर से अलग बनाती थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत बड़ा टाइकून बन गया। लेकिन चलिए बात करते हैं उसके साम्राज्य और संस्कारों की। आपको पता है इस अरबपति चेयरमैन ने अपने पास सबसे कीमती चीज क्या सहेज कर रखी थी? एक फटी हुई कमीज। जी हाँ, अपनी वो पुरानी मजदूरी वाली शर्ट उसने एक पवित्र विरासत की तरह संभाल कर रखी थी। वो अक्सर अपने बेटों को ये कमीज दिखाता था, ये याद दिलाने के लिए कि जिस दिन वे अपने अतीत के उस संघर्ष को भूल जाएंगे, उसी दिन ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अपनी जड़ों से जुड़े रहने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? और उसके बेटों ने भी इस विरासत को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। उन्हें विलासिता से बिगाड़ा नहीं गया था। बेटे आर्यन ने मॉडर्न आर्किटेक्चर और नई टेक्नोलॉजी पर काम किया। बेटे कबीर ने जमीन पर काम संभाला और ये पक्का किया कि सारे प्रोजेक्ट टाइम से पहले पूरे हों। और इन दोनों ने मिलकर जो सबसे बड़ा काम किया वो था मजदूरों के लिए मुफ्त अस्पताल और स्कूल बनाना। उन्होंने इस कंपनी को एक सोशल पावर हाउस बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 15 साल बाद अतीत एक बार फिर विक्रम के नए शहर के दरवाजे पर दस्तक देता है। नियति का खेल देखिए, इसे कहते हैं वक्त का पलटना। एक तरफ विक्रम है जो आज एक अरबपति चेयरमैन है जिसे मजदूरों का मसीहा माना जाता है, और दूसरी तरफ है सानवी। उस अमीर उद्योगपति ने मुसीबत आते ही सानवी को सड़क पर छोड़ दिया। आज वो मैले और फटे कपड़ों में है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और पूरी तरह से बेसहारा है। जिस इंसान को उसने कभी गरीब समझकर छोड़ दिया था, आज उसे उसी के सामने एक भिखारी बनकर आना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने जमीन पर गिरकर सानवी कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक बार अपने बच्चों को देखना है। ये इस पूरी कहानी का वो इमोशनल क्लाइमैक्स है जहां एक पूरी तरह से टूट चुकी सानवी अपने अतीत से महज एक दूसरे मौके की भीख मांग रही है। लेकिन विक्रम का जवाब बिल्कुल शांत, ठंडा और कठोर। वो कहता है, मेरे बच्चों की माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम उन्हें रोता छोड़कर चली गई थी। विक्रम ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि कुछ धोखे इतने गहरे होते हैं जो परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए काट देते हैं। कुछ चीजों को वापस नहीं सुधारा जा सकता। ये महज एक बदले की भावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। तो चलिए बात करते हैं न्याय और माफी की। तो विक्रम का फाइनल फैसला क्या था? उसने अपने गार्ड्स को निर्देश दिया कि सानवी को एक छोटा सा घर और हर महीने इतने पैसे दिए जाएं कि उसे कभी भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन उसने सानवी को अपने और अपने बच्चों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। विक्रम ने दया और सजा का एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बनाया। उसने ये पक्का किया कि सानवी भूखी ना मरे, लेकिन उसे वो रिश्ता वापस नहीं दिया जिसके लिए वो तड़प रही थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर। आप सोचिए, ऐसी स्थिति में सही न्याय क्या है? क्या सिर पर छत देना लेकिन माफी देने से इनकार कर देना सही फैसला है? क्या सच्चे न्याय के लिए पूरी तरह से माफ कर देना जरूरी है, या फिर अपनी बहुत मुश्किल से पाई गई शांति की रक्षा करना ही सबसे बड़ी जीत है? आज का हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह सवाल काफी लंबे समय तक आपके जहन में गूंजता रहेगा।